हेलो डियर एस्पिरेंट्स, यूर मोस्ट वेलकम इन आवर्स यूट्यूब फैमिली ए बी जुडिशरी जोन। इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे द राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन मीजर्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट एक्ट 2022, यानी कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय अधिनियम 2022। यह वीडियो इस टॉपिक का दूसरा पार्ट है। इसके पहले पार्ट को आप लोग इस चैनल से जुड़कर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और भी जितने माइनर एक्ट हैं मैं उनको कवर करवाऊंगी, तो आप लोग हमारे यूट्यूब फैमिली का मेंबर बन सकते हैं और सभी वीडियो को सीक्वेंस से देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग को पढ़ना था धारा 12 से, क्योंकि पहले पार्ट में इसके धारा 1 से लेकर के 11 तक हो गया था। तो पढ़ लेते हैं इसको। धारा 12 इसमें दे रखा है संपत्ति की कुर्की और अधिहरण यानी कि अभिग्रहण। पढ़ लेते हैं। कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के किन्हीं आगमों का मतलब है जो भी जुर्माने की राशि या फिर कोई भी उस मामले में अन्वेषण करने में या फिर कहीं भी कोई भी चल या अचल संपत्ति मिलता है तो इसको आगम कहा गया है। किसी भी अपराध के किन्हीं आगमों को धारित नहीं करेगा या कब्जे में नहीं रखेगा। यहाँ पे रोका गया है कि कोई भी व्यक्ति जो भी इस अपराध के में आगम के रूप में आएगा, संपत्ति के रूप में, उसको उस पर कब्जा नहीं रखेगा या फिर उसको धारित नहीं करेगा। सब क्लास 2 में है, किसी अपराध का अन्वेषण करने वाले अधिकारी को यदि विश्वास है कि कोई संपत्ति अपराध का आगम है तो वह राज्य सरकार के पूर्व अनुमति से उसे अभिग्रहण करने का आदेश देगा। यानी कि यदि जो अन्वेषण कर रहा है अधिकारी, उसको लगता है कि कोई भी संपत्ति अपराध का आगम है या फिर हो सकती है, तो वह पहले राज्य सरकार से अनुमति लेगा, उसके बाद उस संपत्ति को अभिग्रहण यानी कि जब्त करने का आदेश देगा। और जहां संपत्ति का अभिग्रहण न किया जा सकता है वहां संपत्ति के कुर्की का आदेश इस निर्देश के साथ करेगा कि अभिहित न्यायालय या अन्वेषण अधिकारी के पूर्व अनुज्ञा के बिना ऐसी संपत्ति को अंतरित नहीं किया जाएगा या उसके संबंध में कोई अन्य कार्यवाही नहीं की जाएगी। यानी कि कोई भी संपत्ति इस टाइप की है कि उसको अभिग्रहित नहीं किया जा सकता है तो वहाँ पे कुर्की का आदेश देगा। और कुर्की के आदेश के साथ यह निर्देश देगा कि कोई भी अभिहित न्यायालय या अन्वेषण करने वाले अधिकारी के बिना अनुमति के कोई भी संपत्ति अंतरित नहीं किया जाएगा। और ऐसे आदेश की एक प्रति संबंधित व्यक्ति पर तामील की जाएगी। जिस व्यक्ति की संपत्ति रहेगी उस व्यक्ति को एक प्रति उसकी दी जाएगी। सब क्लास 3 में है, अन्वेषण अधिकारी ऐसे संपत्ति के अभिग्रहण यानी जब्ती या कुर्की के 48 घंटे के अंदर अभिहित न्यायालय को सूचना देगा। यहाँ पे टाइम पीरियड दे रखा है कि कितने घंटे के अंतर्गत अन्वेषण अधिकारी सूचना देगा अभिहित न्यायालय को, तो वो 48 घंटे के अंतर्गत देगा। आगे देख लेते हैं। उपधारा 4 अभिहित न्यायालय उपधारा 2 के अधीन किए गए अभिग्रहण को या कुर्की के आदेश को या तो पुष्टि कर सकता है या उसका प्रतिसंहरण कर सकता है। यानी कि जो भी न्यायालय है, जो भी उसको दिया गया था अभिग्रहण या फिर कुर्की का आदेश, तो उस चीज़ को या तो अनुमति दे सकता है, पुष्टि कर सकता है उसका, या फिर उसको प्रतिसंहरण कर सकता है। परंतु न्यायालय जिस व्यक्ति की संपत्ति है उसे अभ्यावेदन करने का अवसर प्रदान करके ही कोई आदेश पारित करेगा। यानी कि यहाँ पे कोर्ट जो है वह जिसकी संपत्ति है उसको आवेदन करने का पूरा अवसर प्रदान करेगा। सब क्लास 5 जहां अभियुक्त दोषी ठहराया जाता है वहां न्यायालय किसी दंड के निर्णय के अतिरिक्त लिखित में यह घोषित कर सकता है कि आदेश में दी गई और अभियुक्त से संबंधित सभी विलंगमों से मुक्त चल या अचल संपत्ति या दोनों राज्य सरकार को दी हुई समझी जाएगी। यानी कि यदि अभियुक्त दोषी ठहरा दिया जाता है तो जितनी भी उसकी संपत्ति है वह राज्य सरकार को दी गई समझी जाएगी। उस पर कोई भी भार नहीं होगा। जैसे कि भार के अंतर्गत पट्टा वगैरह, बंधक वगैरह आ जाता है, तो कोई भी सभी विलंगमों से मुक्त चल या अचल संपत्ति राज्य सरकार के अंतर्गत आ जाएगी। स्पष्टीकरण दे रखा है इसमें, अपराध के आगम से अभिप्रेत है अपराध करने से उत्पन्न हुई संपत्ति या प्राप्त की गई या अर्जित की गई संपत्ति, या इसमें नकदी भी शामिल है। तो क्या क्या आ गया इसमें कि अपराध के आगम में कि जो भी अपराध करते समय उत्पन्न हुई होगी संपत्ति या फिर प्राप्त की गई होगी या अर्जित की गई होगी या फिर
इसमें नकद के रूप में जो संपत्ति है वो भी इसमें शामिल हो जाएगा। आगे पढ़ लेते हैं धारा 13। धारा 13 में है समस्त लागत और व्यय का संदाय करने का प्रबंध तंत्र इत्यादि का दायित्व, यानी कि क्या दायित्व है प्रबंध तंत्र का, इसमें पढ़ लेते हैं। यदि प्रबंध तंत्र या संस्था या सीमित दायित्व भागीदारी या अन्य कोई व्यक्ति धारा 10 उपधारा 2 के अधीन अनुचित साधनों में लिप्त है या नियम का उल्लंघन करता है तो परीक्षा से संबंधित समस्त लागत और व्यय का संदाय करने के लिए दायी होंगे और उन्हें सदैव के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा। यानी कि जो प्रबंध तंत्र है वहाँ का, या फिर जो संस्था है या सीमित दायित्व भागीदारी है या फिर अन्य कोई व्यक्ति है, अनुचित साधन में लिप्त है, उसको लिप्त पाया गया है करते हुए, या फिर इस अधिनियम के जो नियम बनाए गए हैं उनका उल्लंघन करता है, तो क्या किया जाएगा, उन्हीं से सभी लागत और व्यय जितने भी खर्च हुए हैं लिए जाएंगे और उन्हें सदैव के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। आगे है धारा 14। धारा 14 में कहा गया है कि अपराधों का संज्ञेय, अजमानती और अशमनीय होना। पढ़ लेते हैं इसको। इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट समस्त अपराध संज्ञेय होगा, अजमानती होगा और अशमनीय होगा। ये धारा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये पूछ लिया जाएगा हमेशा एग्जाम में कि इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध कैसे होंगे, तो संज्ञेय होंगे, अजमानतीय होंगे और अशमनीय होंगे। आगे पढ़ लेते हैं। धारा 15 अपराधों का अन्वेषण। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यानी कि सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस की रैंक से नीचे का कोई भी पुलिस अधिकारी इस अधिनियम के अधीन कारित किसी भी अपराध का अन्वेषण नहीं करेगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति पुलिस अधिकारी जो पुलिस अधीक्षक से नीचे की रैंक का है, इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध का अन्वेषण नहीं करेगा। ये दे रखा है धारा 15 में। और धारा 16 अभिहित न्यायालयों द्वारा विचारणीय मामले, CRPC यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता या तत्समय किसी अन्य विधि में किसी व्यक्ति के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण इस अधिनियम के अधीन अभिहित न्यायालय द्वारा ही किया जाएगा। यानी कि चाहे भी कोई भी न्यायालय CRPC दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन गठित किया गया हो या फिर किसी अन्य विधि के अधीन दिया गया हो, तो उन न्यायालयों द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण नहीं किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा, तो जो इस अधिनियम के अधीन अभिहित किया गया होगा न्यायालय, उसके द्वारा ही किया जाएगा। आगे पढ़ लेते हैं धारा 17 अभिहित न्यायालयों को नियुक्त करने की शक्ति, पावर किसको है अभिहित न्यायालयों को नियुक्त करने की, पढ़ लेते हैं। राज्य सरकार राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से जितना आवश्यक हो उतना अभिहित सेशन न्यायालय स्थापित करेगी। यानी कि यहाँ पे पावर किसको है, राज्य सरकार को है। और वह कैसे करेगी, तो वह राजस्थान हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से जितनी भी आवश्यकता होगी उतना अभिहित सेशन न्यायालय की स्थापना करेगी। धारा 18 अधिनियम का किसी भी अन्य विधि के अल्पीकरण में नहीं होना। इस अधिनियम के उपबंध किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, न कि उसके अल्पीकरण में होंगे। यानी कि जो इस अधिनियम में उपबंध बनाए गए हैं वह किसी भी अधिनियम के उपबंधों से अलग होंगे न, और उनका भी जो है उनके उपबंध का अल्पीकरण नहीं करेंगे, कम नहीं करेंगे। आगे है धारा 19, पढ़ लेते हैं। कठिनाइयों का निराकरण करने की शक्ति। यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई आती है तो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो और कठिनाई के निराकरण करने के लिए आवश्यक हो। यानी कि यहाँ भी पावर दे रखा है राज्य सरकार का। यदि कोई भी इस अधिनियम के अधीन के उपबंधों को प्रभावी करने में कठिनाई आती है तो राज्य सरकार क्या करेगी, वह राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उपबंध करेगी कि और ऐसा उपबंध करेगी जो इस अधिनियम से असंगत नहीं होगा और कठिनाई को निराकरण करने में आवश्यक होगा। आगे देख लेते हैं। धारा 20 नियम बनाने की शक्ति, पढ़ लेते हैं इसको। राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी। यहाँ पे भी राइट है, पावर है किसको, राज्य सरकार को। इस
सब क्लास 2, इस धारा के अधीन बनाए गए समस्त नियम राज्य विधानमंडल के सदन के समक्ष 14 दिन के लिए रखी जाएगी। यह अवधि 1 या 2 सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि राज्य विधानमंडल का सदन किसी नियम में कोई उपांतरण करना चाहता है या करता है कि ऐसा कोई नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो ऐसा नियम उपांतरित रूप से प्रभावी होगा या उसको कोई प्रभाव नहीं होगा। ऐसा कोई भी उपांतरण या शून्यकरण उसके अधीन पूर्व में की गई किसी बात के विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी। यानी कि सब क्लास 1 में दे रखा है कि राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाएगी, और जब यह नियम बना देगी तब सबसे पहले रखा जाएगा राज्य विधानमंडल के सदन के समक्ष 14 दिन के लिए। और यह अवधि दे रखा है कि यदि उस समय पूरा नहीं हो पाता है 14 दिन का अवधि, तो 2 सत्र जब बैठा जाएगा, 2 सत्रों में यह अवधि पूरी की जा सकती है 14 दिन की। और उसके बाद यदि विधानमंडल इन नियमों में कोई परिवर्तन करना चाहता है तो वह ऐसे परिवर्तन करने के लिए आदेश देगा, और यदि कोई परिवर्तन नहीं करता है तो उसको एज इट इज लागू कर दिया जाएगा। और इस एक चीज़ और दे रखा है यहाँ पे कि यदि कोई भी नियम ऐसे प्रभावी होने से पहले उपांतरित करने या फिर शून्यकरण करने से पहले कोई भी नियम बनाया गया है तो उसके विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। आई होप आप लोगों को यह एक्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग इसके पहले पार्ट को नहीं देखे हैं तो जा कर के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, वहाँ मैंने धारा 1 से कवर कराया है। इस एक्ट को मैं इंग्लिश लैंग्वेज में भी कराऊंगी, तो आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे चैनल से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।